आप सभी लोगों का कृषि विश्वविद्यालय कोटा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में राजभवन राजस्थान जयपुर में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय सम्मिलित होने जा रहे हैं। आप सभी लोग जो भी मिनटवार कार्यक्रम है तदनुसार कार्रवाई करें। अनम्यूट। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सभी से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर खड़े हों तथा राष्ट्रगान के धुन के उपरांत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा आसन ग्रहण करने के पश्चात अपना स्थान ग्रहण करें तथा विश्वविद्यालय कुलगीत वादन के समय यथास्थिति एवं शांति बनाए रखें। विश्वविद्यालय कुलगीत। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से नम्र निवेदन है कि संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों का वाचन करने की कृपा करें तथा आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होवें और संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों की मन में वाचन करें। हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी वह द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव भाव और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। मैं विश्वविद्यालय की कुल सचिव श्रीमती ममता तिवारी से अनुरोध करती हूँ कि वे आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। कुलपति महोदय प्रोफेसर डीसी जोशी से निवेदन है कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के शुभारंभ करने का अनुरोध करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करें तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। मैं विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। माननीय कुलाधिपति की अनुमति से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष सम्मान्य श्री कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय कोटा, दीक्षांत समारोह अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर RS परोदा, संस्थापक अध्यक्ष ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चरल साइंसेस एवं पूर्व सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग व पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली,
राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति महोदय, माननीय विधायक पीपलदास श्री रामनारायण जी मीणा, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, समारोह में ऑनलाइन सम्मिलित सम्मानीय अतिथिगण, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी व कर्मचारी, प्रेस एवं मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधि, विद्यार्थीगण एवं उनके अभिभावक भाइयों और बहनों, मैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं परम सम्माननीय श्री कलराज मिश्र, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति का समस्त विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं तथा विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से गरिमामय उपस्थिति में अध्यक्षता करने के लिए आभारी हूं। महोदय, आपका उद्बोधन एवं मार्गदर्शन निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को नई दिशा एवं दशा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं बहुप्रतिभा के धनी पद्म भूषण अलंकृत डॉक्टर आर.एस. परोदा, पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का हृदय से स्वागत करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने अति व्यस्तता के बावजूद भी इस दीक्षांत समारोह के लिए अमूल्य समय प्रदान किया एंड यू एग्रीड टू डिलीवर द कन्वोकेशन एड्रेस। श्रीमान, आपकी विद्वता, विस्तृत अनुभव एवं आशीर्वचन विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा तथा विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति में दीप्तिमान प्रेरक होगा। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष विगत 1 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की उपलब्धियां प्रेषित कर रहा हूं। हमें गर्व है कि आपके संरक्षण व मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराए जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय कोटा का कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य के 9.98% भौगोलिक क्षेत्र के 6 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर व करौली में फैला हुआ है। यह भूभाग राज्य के कुल 10 में से 2 कृषि जलवायु खंड, खंड 5 एवं खंड 3B का दायित्व निभाता है। कृषि शिक्षा के दायित्व को दक्षता पूर्वक निभाने के लिए विश्वविद्यालय के 2 संगठनात्मक महाविद्यालय, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ तथा वर्ष 2018 से प्रारंभ कृषि महाविद्यालय कोटा कार्यरत है। इन महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति के पाठ्यक्रम संचालित हैं। अनुसंधान के लिए 3 अनुसंधान इकाइयां एवं 2 बीज उत्पादन फार्म कार्यरत हैं। कृषि की नवीनतम तकनीकी के प्रसार के लिए सभी 6 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में अध्ययनरत कुल 1013 विद्यार्थियों में 38% छात्राएं हैं। विश्वविद्यालय के इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह में कुल 135 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जिसमें से स्नातक ऑनर्स उद्यानिकी के 51, स्नातक ऑनर्स वानिकी के 15, स्नातक ऑनर्स कृषि के 54 एवं स्नातकोत्तर उद्यानिकी के 15 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जानी है। इसमें से 4 विद्यार्थियों को विभिन्न 6 स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाने हैं। मैं इस अवसर पर पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। इस विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है कि वर्ष 2019 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कराई गई अखिल भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर 23वां स्थान व प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय पिछले 2 वर्षों से राजस्थान राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कृषि एवं संलग्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर व विद्या वाचस्पति में प्रवेश हेतु जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक कर रहा है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्ता सुधार हेतु माननीय आपके आदेशों की पालना में कदम उठाते हुए लेक्चर शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड किए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान
छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर समय पर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करवाया गया है। इसके साथ साथ राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षणों, बैठकों, वेबिनारों इत्यादि का वर्चुअल आयोजन नियमित किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय को 421.51 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु डिजिटल क्लासरूम, हाइड्रोपोनिक इकाई, हाईटेक बागवानी इकाई इत्यादि की स्थापना की जा चुकी है। इसी प्रकार विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकास हेतु एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट की स्थापना भी की गई है, जिसकी मदद से स्टूडेंट रेडी जैसे अभिनव कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि लागत कम करने, आमदनी बढ़ाने एवं कृषकों के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। संभाग में किसानों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निदान हेतु नवाचार आधारित अनुसंधान कार्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 14 अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं व 6 स्वैच्छिक केंद्र परियोजनाएं क्रियाशील हैं। इनके अतिरिक्त 20 राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजनाएं, 42 प्राइवेट सेक्टर प्रायोजित परियोजनाएं, दलहन व तिलहन बीज हब, उद्यानिकी विकास मिशन, ग्रामीण मौसम सेवा योजना आदि संचालित हैं, जिनके द्वारा फसल सुधार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, उत्पादन एवं संरक्षण तथा प्रजनक बीज उत्पादन इत्यादि पर कार्य किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय की अनुसंधान इकाइयों के सतत प्रयास एवं वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से इस वर्ष विभिन्न फसलों की कुल 9 उन्नत नई किस्में विकसित की गई हैं, जो प्रदेश व देश में फसलों के अधिक उत्पादन हेतु लाभकारी सिद्ध होंगी। इसी प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा कुल 18 फसल उत्पादन, पौध संरक्षण एवं उद्यानिकी तकनीकियों का विकास कर किसानों के उपयोग के लिए सिफारिश की गई है, जो संभाग के कृषकों के उत्पादन, उत्पादकता एवं आय वृद्धि में कारगर साबित होंगी। विशेष नवाचार करते हुए स्ट्रॉबेरी की नई फसल का हाड़ौती क्षेत्र में उत्पादन के लिए तकनीक विकसित की गई है। विश्वविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय बीज परियोजना एवं विभिन्न केंद्रों द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल 14,225 क्विंटल उन्नत किस्मों का बीज उत्पादित किया गया, जिसे विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं एवं किसानों को उपलब्ध करवाया गया। संभाग में जैविक खेती पर शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु विश्वविद्यालय में महर्षि पाराशर कृषि शोध पीठ की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय में संचालित अखिल भारतीय समन्वित परियोजना मुलार्क को मसूर, उड़द, मटर व राजमा की उन्नतशील नवीन किस्में विकसित करने के उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार भी दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा वर्ष दरमियान 30 कृषि विज्ञान मेले, 2435 समूह पंक्ति प्रदर्शन, 731 प्रशिक्षण, 10,049 कृषि भ्रमण, 6,278 टेलीफोन सलाह सेवा इत्यादि से कृषकों को लाभान्वित किया गया है। इसी के साथ लगभग 2,10,000 पौध सामग्री एवं 2,000 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा तैयार कर किसानों को उपलब्ध करवाया गया है। रोजगारोन्मुख और कौशल विकास के तहत खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, गुणवत्ता बीज उत्पादक, ग्रीन हाउस ऑपरेटर, जैविक उत्पादक, बकरी पालन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, मशरूम उत्पादक, डेयरी एवं पशुपालन उत्पादन, नर्सरी ग्रोवर इत्यादि के प्रशिक्षण आयोजित कर 668 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 98 युवाओं ने अपनी इकाइयां स्थापित कर स्वरोजगार प्रारंभ कर दिया है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा
विश्वविद्यालय के 6 केंद्रों पर जिला मौसम वेधशालाएं स्थापित की गई हैं, जिनके द्वारा खंड स्तर पर कृषकों को मौसम की पूर्व जानकारी प्रदान की जा रही है, जिससे किसान मौसम की परिस्थितियों के अनुसार कृषि कार्य संपन्न कर सकें। करके सीखो एवं देखकर विश्वास करो के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर सजीव प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना की गई है। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मिशन अंत्योदय के अंतर्गत पंचायत समिति सांगोद के आवा गांव का चयन कर स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए गोद लिया गया। सभी विभागों के समन्वय से स्वच्छ जल, सड़क, बिजली, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खुले में शौच मुक्त, तालाब का जीर्णोद्धार एवं वृक्षारोपण का कार्य किया गया। खरीफ एवं रबी में विभिन्न फसलों के कुल 425 प्रदर्शन लगाकर उन्नत तकनीकी प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। विश्वविद्यालय के 12 प्राध्यापकों को वर्ष दरमियान विभिन्न संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही प्रगतिशील कृषक श्री किशन सुमन को महिंद्रा समृद्धि अवार्ड व कृषक सौभाग्यमल मीणा को धानुका इनोवेटिव कृषि सम्मान से नवाजा गया है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ को धानुका इनोवेटिव एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी की प्रेरणा से व सहयोग से स्थापित कुरेल कृषक उत्पादक संस्था एफपीओ को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रशासनिक भवन का निर्माण राज्य निधि से 12.63 करोड़ की लागत से पूर्ण कर लिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद, अनुसंधान परिषद व प्रसार शिक्षा परिषद की सभी बैठकें समय समय पर आयोजित की गई हैं। महोदय, पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर ग्रीन एनर्जी पैदा कर उपयोग में ली जा रही है। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय अपने तीनों अनिवार्य क्षेत्रों शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रसार में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु प्रयासरत है। मैं इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि आप प्रदेश व देश के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। अंत में मैं इस दीक्षांत समारोह में माननीय कुलाधिपति महोदय एवं डॉक्टर आर.एस. परोदा तथा अन्य महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद कुलपति महोदय। अब मैं अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष उद्यानिकी एवं वानिकी संकाय डॉक्टर आई.बी. मौर्य से निवेदन करती हूं कि वे उद्यानिकी विषय के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि की दीक्षा प्राप्त करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर आई.बी. मौर्य, अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष उद्यानिकी एवं वानिकी संकाय आपके समक्ष यहाँ ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित उद्यानिकी में स्नातकोत्तर उपाधि हेतु योग्य प्रमाणित 15 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कुलाधिपति महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि इन अभ्यर्थियों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उद्यानिकी एवं वानिकी संकाय के सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को
विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार में सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय। मैं अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष उद्यानिकी एवं वानिकी संकाय डॉक्टर IV मौर्य से पुनः निवेदन करती हूं कि वे विश्वविद्यालय के उद्यानिकी एवं वानिकी के स्नातक अभ्यर्थियों को उपाधि की दीक्षा प्राप्त करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर IV मौर्य, अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष उद्यानिकी एवं वानिकी संकाय आपके समक्ष यहाँ ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित उद्यानिकी एवं वानिकी विषय में स्नातक उपाधि हेतु योग्य प्रमाणित 66 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कुलाधिपति महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि इन अभ्यर्थियों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उद्यानिकी एवं वानिकी संकाय के सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार में सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय। अब मैं अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष कृषि संकाय डॉक्टर MC जैन से निवेदन करती हूं कि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के अभ्यर्थियों को स्नातक उपाधि की दीक्षा प्राप्त करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं डॉक्टर MC जैन, अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष कृषि संकाय आपके समक्ष यहाँ ऑनलाइन उपस्थित एवं अनुपस्थित कृषि विषय में स्नातक उपाधि हेतु योग्य प्रमाणित 54 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कुलाधिपति महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि इन अभ्यर्थियों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं कृषि संकाय के सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार में सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय से आग्रह है कि वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी श्री राकेश M को कुलाधिपति स्वर्ण पदक, स्नातक पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले श्री पुष्पेंद्र कुमार को कुलपति स्वर्ण पदक तथा उद्यानिकी फल विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में
सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी श्री राकेश एम को स्वर्ण पदक तथा उद्यानिकी सब्जी विज्ञान में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी सुश्री अपूर्वा पालेत को स्वर्ण पदक एवं स्नातक पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर उद्यानिकी संकाय में श्री पुष्पेंद्र कुमार तथा स्नातक पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर कृषि संकाय में सुश्री रेणु को स्वर्ण पदक प्रदान करें। स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय। मैं पद्म भूषण डॉक्टर R.S. परोदा, पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से सविनय अनुरोध करती हूं कि वे दीक्षांत उद्बोधन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। महामहिम राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कोटा श्री कलराज मिश्र जी, कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र जोशी जी, सभी अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड एकेडमिक काउंसिल के सदस्यगण, सभी उपस्थित महानुभाव, देवियों, छात्रों, छात्राओं एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं कुलाधिपति और कुलपति जी का आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर आपके सामने कुछ अपने विचार रखने के लिए दिया। मैं बधाई देता हूं उन सभी छात्रों और छात्राओं को जिन्होंने आज अपनी उपाधि प्राप्त की और कई विषयों में अवार्ड और रिवार्ड लिए। मैं उनके माता पिताओं को और प्राध्यापकों को भी आज धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि ये इन सब विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अहम का दिन है जो हमेशा अस्मरणीय रहेगा। आज की जो मेरी कन्वोकेशन की एड्रेस है वो मैं समझता हूं कि प्रिंट करके सर्कुलेट की गई है और वो सभी को प्राप्त हुई होगी या वेबसाइट पर विश्वविद्यालय की आपको मिल जाएगी। इसलिए मैं कन्वोकेशन एड्रेस को ना पढ़ते हुए कुछ मुख्य बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो कि आपको इस विषय का गर्व होना चाहिए कि आपने कृषि को अपनाया है। कृषि एक बहुत जो नोबल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन ने विश्व को बल्कि सभी दुनिया को जो आत्मनिर्भरता खाद्यान्नों में दी है और घर घर की खुशहाली में इसका सहयोग कहा है और भविष्य में भी इसका योगदान आगे रहेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और अब हमें कृषकों को भी प्रधान बनाना है, जिसका नारा हमारे अभी प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि किसानों की आयु को दुगना आमदनी को दुगना किया जाए और हर किसान को बाजारों से जोड़ा जाए। इसके साथ साथ कृषि में मैं जब से पैदा हुआ बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं। बंगाल फेमीन जब मैं पैदा हुआ था तब आज विश्व में मानी हुई एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें 30 लाख के करीब लोगों की मौतें हुई थी, इसलिए नहीं कि बीमारी से पर भूखमरी से। और वो समय अंग्रेजों का उस समय था और उसमें जो नीतियां अपनाई गई उन नीतियों के कारण ये भूखमरी जो ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल में और उसके आसपास के इलाकों में हुई और उसको हमने देखा है
उसके बाद में आज़ादी के बाद हमारे सभी जो नेता हुए हैं उन्होंने कृषि को पूरा जोर दिया है, पूरा ध्यान दिया है। पहले प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि सब कुछ हम एक तरफ रख सकते हैं पर कृषि को नहीं, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। उसके बाद में जो है हमने ये भी देखा कि हमारी खाद्यान्नों में कमी थी, हम अपनी फूड सिक्योरिटी को नहीं संवार सके। आबादी की जो हमारी बढ़ोतरी हुई है वो 4 गुना हो गई है और उस आबादी को देखते हुए 10 मिलियन टन तक अनाज हम एक समय था जब मैं अपनी पीएचडी पूसा विश्वविद्यालय में कर रहा था दिल्ली में, तब हरित क्रांति के बीज बोए गए और हम 10 मिलियन टन तक अनाज बाहर से मंगाते थे। और एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाके और खाद्यान्नों के लिए निवेदन किया तो उनको मना कर दिया गया और तब से ये संकल्प लिया गया कि हमें आत्मनिर्भर होना है। प्रधानमंत्री जी का अभी आह्वान है कि हम आत्मनिर्भर हों। मुझे खुशी की बात है कि जब हमने अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस का किया था वो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में मुझे मौजूद होने का मौका मिला और तब हमारे राष्ट्रपति जी R.K. नारायणन ने कहा कि अगर कोई तरक्की भारत में 50 सालों में हुई है तो एक तो हमारी खाद्यान्नों में सेल्फ सफिशिएंसी और दूसरी हमने अपनी आयु को दुगना किया है। जो 33 वर्ष होती थी वो 66 वर्ष उस टाइम हो गई थी। उसके बाद हमने हरित क्रांति देखी, हमने श्वेत क्रांति देखी, हमने नीली क्रांति देखी और अब हम उद्यान के क्षेत्र में एक रेनबो क्रांति देख रहे हैं। जहाँ जहाँ देखें वहाँ पे फलों का और फल सब्जियों का भंडार एकत्रित हो गया है। और महामारियाँ बहुत आई, महामारियाँ तो कोलेरा की आई, स्मॉल पॉक्स की आई, उसके बाद में इन्फ्लुएंजा की आई और अब कोविड-19 को हम झेल रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात जो हमारे सामने उभर के आई है, एक तो कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधन का पूरा ध्यान रखना होगा और उनका दुरुपयोग बंद करना होगा और दूसरा कि भारत अपनी फूड सिक्योरिटी को अगर 2-3 साल तक भी कहीं से हमें अनाज ना मंगाना पड़े तो हम उसमें सक्षम हैं, क्योंकि हमारे गले में 50 मिलियन टन का अनाज है। हम बहुत आगे बढ़ पाए हैं। हम आयात करते थे, अब हम 40 बिलियन US डॉलर का निर्यात करते हैं और हम देश विदेशों में अब जो 20 कंट्रीज हैं, जो बेस्ट कंट्रीज हैं, जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी इस श्रेणी में आ चुके हैं। मैं समझता हूं कि अगले 10 वर्ष में जिस तरह से हमारी तरक्की हो रही है, हम शायद 10 देशों के अंदर आ जाएंगे और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, जिसके लिए अभी आह्वान फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, मैं समझता हूं कि कृषि से हमारा योगदान करीब 1 ट्रिलियन का जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चारों तरफ की तरक्की कर रहे हैं। हमने न सिर्फ तरक्की में पॉलिसीज़ का सपोर्ट दिया, पॉलिसीज़ का सपोर्ट पहले से भी रहा, जैसा मैंने कहा एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई, किसानों को अब हमें आगे लाना है, किसानों की आय को बढ़ाना है और उसके साथ साथ हमें उनको बाजारों से जोड़ना है। कृषि की जो समस्याएं हैं वो द्वितीय हरित क्रांति की पीढ़ी की हैं, जिनको हमें आगे देखना होगा। हमारे सामने गरीबी की रेखा अभी भी 20% तक है और उसको हमें और कम करना होगा। इसके अलावा हमारे सामने क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, क्योंकि राजस्थान में और प्रांतों के कंपैरिजन में हमारे पास में नेचुरल रिसोर्स में हम थोड़ा पीछे हैं, खास करके पानी में, मानसून में, और हमारी एवरेज करीब 500 मिलीमीटर की है। पर जिस एरिया से कोटा विश्वविद्यालय संबंधित है वो करीब 700 मिलीमीटर के एरिया में है और वहाँ पे पेरिनियल रिवर चंबल भी है और इलाका भी
कुछ सिंचित ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय आगे बढ़कर और बहुत कुछ कार्य करेगा। इसने बहुत उन्नति की है। ये राजस्थान के पिछले 7 साल में, जैसा जोशी जी ने बताया, कि प्रथम विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर रैंकिंग में माना गया है। इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे ये और इसी तरह तरक्की करता रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेगा। हमें शिक्षा की प्रणाली को फिर सुदृढ़ करना है। लैंड ग्रांट सिस्टम पर हमने जो हमारा एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च और एक्सटेंशन का सिस्टम 1960 में पंतनगर से शुरू किया था, आज 60 साल पुराना हो चुका है। उसे हमें फिर एक बार देख के और अपने प्रारूप के हिसाब से बदलना होगा और उसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको हमें पूरा करना होगा। ऐसे अनुसंधानों की बहुत आवश्यकता है। हरित क्रांति जब हुई थी और जब बॉर्लॉग को नोबेल प्राइज मिला था, पहले कृषि के वैज्ञानिक है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और उनसे जब मैंने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि भारत में जो हरित क्रांति हुई उसके क्या कारण है, आप अफ्रीका में भी 15 साल से काम कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं हरित क्रांति हुई? तो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिसी सपोर्ट इंडिया जैसा कहाँ से लाऊं। दूसरा, मैं ऐसे इंस्टीट्यूट जो आपके पास है वो कहाँ से लाऊं। तीसरा, मैं ऐसा मानव संसाधन जो आप लोगों के पास है वो कहाँ से लाऊं। और चौथा, इतने हार्ड वर्किंग फार्मर जो स्वयं मेहनत करके और अपना खुद का पसीना लगा के और पैसा लगा के आगे बढ़ने को तैयार है, वो मैं अफ्रीका में कहाँ से लाऊं। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो हम बहुत आगे आए हैं, पर हमारी आगे बहुत बहुत अभी भी मुश्किलें हैं। क्लाइमेट चेंज की बात है तो क्लाइमेट चेंज पे मैं समझता हूँ कि राजस्थान का भविष्य में विश्व में बहुत अहम स्थान रहेगा, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन जो मरुस्थल में हमें हैं मिले हुए, वो और कहीं दुनिया में रेगिस्तानों में नहीं है। मैं देख के ये आपको कह सकता हूँ, इतने अच्छे पेड़, खिजड़ी जैसा पेड़ दुनिया में कहीं नहीं, इतनी अच्छी घास, सेवन जैसी घास कहीं नहीं, ऐसे अच्छे जो है दलहन, मोठ जैसा कहीं मोठ और कहीं नहीं, जो सिर्फ रेगिस्तान में होता है। और इसके साथ साथ बाजरा पर हम इनके ऊपर ज़्यादा अनुसंधान करें, इनको और आगे बढ़ाएं। ये हमारी, और जो यहाँ पे बीजों की, जो खास करके दालों के जो बीज के मसाले हैं, उनकी अंदर हम एक क्षमता रखते हैं। हमारी पहल है, जीरा हुआ, मेथी हुई, धनिया हुआ और मिर्ची हुई, इन सब में हम आगे और बढ़ सकते हैं। किसानों को अब खेती में विभिन्नता लानी होगी। किसानों को अब आगे बढ़ कर के सेकेंडरी एग्रीकल्चर को अपनाना होगा, मिक्स फार्मिंग को फिर देखना होगा, हमें अपने पानी को बचाना होगा, माइक्रो इरिगेशन की तरफ जाना होगा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करना होगा और डाइवर्सिफिकेशन में शुष्क इलाकों में बागबानी को लाना होगा। इन सब एरियाओं में कोटा विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान मैं समझता हूँ आगे रहेगा, परंतु वहाँ पे हमें चाहिए कि हम जो है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज बनाएं। और मैं निवेदन करूँगा कुलाधिपति जी से और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि इन सब विश्वविद्यालयों को तो हमने बनाया, ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में था, तब मैंने भी यहाँ जब देखा कि राजस्थान में जो है तिलहन में हम सरसों में सबसे आगे हैं, पर इंस्टीट्यूट नहीं था, तो हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया। और जब उद्यानों की बात आई तो हमने बीकानेर में एरिड हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट बनाया। और जब बीजों की मसालों की बात आई तो यहाँ पे अजमेर में एक नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस बनाया। बाजरे का सेंटर हम महाराष्ट्र से राजस्थान में लाए, क्योंकि बाजरा सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। तो इन इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास है, पर इनको अब हमें सपोर्ट चाहिए। इनकी हमें जो है अलोकेशंस को डबल करना होगा और इसके साथ साथ हमें नए तरीकों के लिए नई पॉलिसीज़ को लाना होगा, जिससे कि हम किसानों को बाजार से जोड़ सकें। जो ये अभी नए कानून लाए गए हैं, मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए बहुत लाभकारी हैं।
ये किसानों को बाजारों से जोड़ेंगे। अब तक हमने इनको मंडियों से बांध रखा था, क्यों नहीं कहीं भी हम बेच पाएं, और क्यों न हमें अच्छी और प्राइस मिले, और क्यों न हम इनका वैल्यू एडिशन करें, क्यों न हम गुआर को सिर्फ स्प्लिट ही बाहर भेजें या पाउडर ही भेजें, क्यों न उनका वैल्यू एडिशन करके हम उसकी आमदनी को और बढ़ा सकें। तो मैं समझता हूँ इन सभी चीज़ों के लिए हमारा आगे बहुत अधिक योगदान रहेगा। समय का अभाव है, मैं ज़्यादा और ना कहते हुए कुछ बातों पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो जैसा हमने सारे भारतवर्ष में दिखाया है कि हमें पानी को बचाने के लिए जो फ्लड इरिगेशन है इसको डिस्करेज करना होगा, और माइक्रो इरिगेशन जो अशोक गहलोत जी 2013 में मैं भी यहाँ जब एग्रीकल्चर पॉलिसी को लाए थे, इस बात पे हमने जोर दिया कि नर्मदा कैनाल से जो पानी आ रहा है उसमें फ्लड इरिगेशन को जो है बंद किया जाए और सिर्फ माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया जाए। उसका आज पहली एग्जांपल है कि माइक्रो इरिगेशन से उस इलाके में नर्मदा कैनाल कमांड एरिया में हमारा एरिया दुगना हो गया है। हमें इसी तरह से राजस्थान कैनाल में भी फिर नए जो है सुधार लाने होंगे। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना होगा, हमें क्रॉप और लाइफ स्टॉक की इंश्योरेंस को बढ़ावा देना होगा और मिक्स फार्मिंग की तरफ जाना होगा। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी नस्लें हैं, अच्छी अच्छी फसलें हैं, अच्छी अच्छी किस्में हैं, अच्छे हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं, उन सबको सुदृढ़ और सक्षम करना होगा। इन सब कामों में युवा पीढ़ी को आगे लाने का योगदान बहुत आवश्यक है। जब तक युवा आगे नहीं आएंगे हम इस बारे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सेकेंडरी के साथ साथ स्पेशलिटी एग्रीकल्चर में जाना है। आपके यूनिवर्सिटी के जो राष्ट्रीय गान में मैंने देखा कि आपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात दिखाई, आपने माइक्रो इरिगेशन की बात दिखाई, स्प्रिंकलर की बात दिखाई, आपने हॉर्टिकल्चर की बात दिखाई, आपने सोयाबीन में भारत जो है बहुत उन्नति कर चुका है और राजस्थान बहुत आगे जा सकता है, और आप ही का इलाका ज़्यादा आगे बढ़ करके आएगा। और हर मेड़ पर पेड़ लगाने की आवश्यकता है, जिसका आह्वान भी मोदी जी ने सारे भारत को दिया है। क्यों ना हम हर मेड़ पर जो है पेड़ लगाएं, और क्यों ना हर किसान के यहाँ मेड़ बनाई जाए फार्मर पर, और उनको मनरेगा से जो है लिंक किया जाए, ताकि जो भी किसान अपना कार्य खेत पे करें वो पानी को खेत का पानी खेत पर बचाने के लिए करेंगे। और राजस्थान फार्मर्स कमीशन को सुदृढ़ किया जाए, विश्वविद्यालयों की जो अलोकेशन है उसको दुगनी की जाए, और सौर ऊर्जा को बढ़ाने में राजस्थान का बहुत योगदान है, होगा और आगे रहेगा। और अगर क्लाइमेट चेंज में हमने पेरिस एग्रीमेंट को अटेंड करना है तो उसके लिए सौर ऊर्जा को आगे लाना होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ फिर मैं एक बार आप सबका और खासकर कुलाधिपति जी का और कुलपति जी का मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा और उन्हें अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आप सबके सामने मिल करके ये बात करने का मौका मिला। हमें युवा को आगे बढ़ाकर उन्हें सक्षम करना है, उन्हें व्यावसायिक बनाना है, और उनको और आगे तरक्की के लिए किसानों को नॉलेज देने के लिए लाना है। इसके साथ साथ धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर R.S. परोदा। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ कि वे संविधान उद्यान का ई शिलान्यास तथा विश्वविद्यालय की 2 पुस्तिकाओं रिसर्च हाइलाइट्स एवं कृषि विश्वविद्यालय कोटा एक परिदृश्य का विमोचन कर अनुग्रहित करें। जल्दी मत करो।
धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। सम्माननीय दीक्षांत अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर आर.एस. परोदा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डी.सी. जोशी जी, प्रबंध मंडल और विद्या परिषद के सदस्यगण, समस्त अधिष्ठातागण, संकाय सदस्यगण, दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे पदक विजेता व उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, उनके अभिभावकगण, भाई बहनों, पत्रकार बंधुओं, हड़ौती की जीवन दात्री चंबल नदी के किनारे पर स्थित हाड़ा वंश द्वारा स्थापित शैक्षणिक नगरी कोटा में स्थित कृषि विश्वविद्यालय कोटा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में भाग लेकर आज मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आज पदक व उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्तकर्ताओं व पदक विजेताओं में बेटियों की भागीदारी देखकर मैं अभिभूत हूं। मेरी मान्यता है कि कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों का बढ़ता रुझान महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि एक बेटी यदि पढ़ लेती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। इसलिए भी बेटियों की शिक्षा में भागीदारी मैं आवश्यक मानता हूँ। दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान के संस्कार का उत्सव दिन है। भारतीय संस्कृति में संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण। प्राचीन काल में विद्यार्थी जब गुरुओं से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे तो केवल पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि जीवन की व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त करते थे और इसी से मन, वाणी और शरीर से उनमें सुधार होता था। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा प्राप्ति समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा का उल्लेख मिलता है। मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कृति की यह दीक्षांत शिक्षा आज दीक्षांत समारोह है, इसलिए इस दिन का विद्यार्थी जीवन में विशेष महत्व है। हमारे यहाँ वैदिक शिक्षा व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि पर आधारित है। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को जब शिक्षित करते थे तो साहित्य, कला, संगीत आज की समझ भी विद्यार्थियों में विकसित करते थे। इसी से बाद में उस शिक्षा से जीवन के उच्च आदर्शों का ज्ञान उनमें होता था और इसीलिए तब की शिक्षा मात्र जीविकोपार्जन के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए होती थी। प्राचीन समय में ऋषि को इसीलिए दृष्टा कहा जाता था। दृष्टा यानी जो देखना जानता है, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता था। देश में जो नई शिक्षा नीति तैयार की गई है वह भारतीय शिक्षा पद्धति से ही प्रेरित है। इसीलिए नई शिक्षा नीति में छात्र विद्यार्थी को अपने विषय के साथ बहुत से और विषयों के ज्ञान के अवसर भी मिलेंगे। मैंने नई शिक्षा नीति का गहराई से अध्ययन किया है और पाया है कि बहुत सोच विचार कर इसे विद्यार्थी हित में इस तरह से तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों का इससे चहुमुखी विकास हो। मुझे उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति की मंशा को समझते हुए आपके विश्वविद्यालय में भी उसे व्यवहारिक रूप में लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम अद्यतन के अंतर्गत इस तरह के नवाचार
आप कर रहे होंगे, जिनसे विद्यार्थी सभी स्तरों पर ज्ञान के अनेक आयामों से लाभान्वित हो सके। कोविड-19 के इस समय ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां खड़ी की हैं। शिक्षा में एक अनिश्चितता के माहौल में सब कुछ इस समय ऑनलाइन हो रहा है, पर सकारात्मक दृष्टि की सोच से देखें तो सूचना और संचार तकनीकी के प्रभावी इस्तेमाल का रास्ता भी इस दौर ने सुगम किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस दौर को अवसर के रूप में बदला जाए। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ वैश्विक स्तर पर बेहतरीन हो रहा है, फसलों के भंडारण के लिए जो कुछ नया विश्व स्तर पर किया जा रहा है, फसल विपणन के लिए जो नवीनतम तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनसे किसानों को कैसे अधिकतम लाभान्वित किया जा सकता है, इस पर कृषि विश्वविद्यालय विशेष रूप से कार्य करे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, इसलिए यह जरूरी है कि इसके जरिए देश के स्थायी विकास की स्वाभाविक नीति के तहत कार्य किया जाए। व्यक्तिगत मैं मानता हूं कि कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार को सशक्त किए जाने हेतु विश्वविद्यालय अपने यहाँ नई शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप रोजगारोन्मुखी ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को लागू करे जिनका दीर्घकालीन लाभ विद्यार्थियों और उनके जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मिल सके। कोविड के इस दौर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। पारंपरिक भारतीय आयुर्वेद के ज्ञान के महत्व को इस दौर में सभी स्तरों पर स्वीकार किया गया है। इस अवसर पर मैं कृषि विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की वनस्पति, पौष्टिक व औषधिक गुणों से युक्त स्थानीय फसलों पर शोध एवं अनुसंधान करने का कार्य अधिकाधिक करे, जिससे राज्य के किसानों को ही नहीं देश भर के लोगों को लाभ मिल सके। ऐसे उत्पादों का पेटेंट कराए जाने और उनके विभिन्न आयुर्वेद विज्ञान में उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भी विश्वविद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गुरुवर महोदय ने अपने प्रतिवेदन में कृषि विश्वविद्यालय कोटा द्वारा विगत वर्ष में प्राप्त सफलताओं का वर्णन किया है। मैं विश्वविद्यालय को मिली सफलताओं के लिए बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आने वाले समय में आपका यह विश्वविद्यालय और तेजी से शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाएगा। मुझे जानकर हर्ष हुआ कि वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर 23वें स्थान पर है, जो कि राज्य के 5 कृषि विश्वविद्यालयों तथा 1 वेटरनरी विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ कृषि उत्पादन में त्वरित वृद्धि के साथ साथ कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता सशक्त व समृद्ध भारत की अपेक्षा है। वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी करने का सरकार का संकल्प इसी दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए कृषि से जुड़े सभी नीति निर्धारकों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, उद्यमियों और विद्यार्थियों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि कृषि को नए आयामों पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़े और कृषक वर्ग को आय सुरक्षा प्रदान करने में अपना योगदान करें। भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा प्रदेश है। हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। परंतु विडंबना है कि राष्ट्रीय कृषि जोत का 11.16% व कुल खाद्यान्न उत्पादन का 19.60% की हमारी हिस्सेदारी है। मैं ये मानता हूं कि कृषि को जीविकोपार्जन से कहीं आगे ले जाकर आकर्षक व्यवसाय में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है।
अभी बाजार के बारे में आदरणीय श्री परोदा जी ने बताया और किस तरीके से किसानों की आय दुगनी हो सकती है, इस संदर्भ में भी उन्होंने विश्लेषित अपनी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हालांकि राजस्थान में सरसों, धनिया, बाजरा जैसी फसलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, परंतु जिन फसलों की उत्पादकता हमारे यहाँ बहुत कम है, उनके नवाचारों को अपनाते हुए कार्य करने की जरूरत है। यह जिम्मेदारी कृषि विश्वविद्यालयों को लेनी चाहिए। लेकिन एक बात डॉक्टर परोदा ने बताया, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाजरा ज्यादा होता है, धनिया, सरसों ये सब ज्यादा है, इसके तरफ विशेष ध्यान रखकर इसकी उत्पादकता और साथ ही साथ इसके अंतर्गत नवाचारों का उपयोग करते हुए क्या क्या चीजें इस माध्यम से और चलाई जा सकती है, इसके बारे में भी शोध करने की आवश्यकता है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खेती से जुड़ी परंपराओं, ज्ञान को कैसे आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए, इस पर भी निरंतर कार्य करने की जरूरत है। इस संबंध में जानना सुखद है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिपादित स्टूडेंट रेडी जैसे अभिनव कार्यक्रम को आप यहाँ भी लागू किया गया है। भारतीय कृषि जगत की वर्तमान स्थिति में पारंपरिक फसलोत्पादन के साथ साथ बागवानी हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का नाभिक केंद्र सिद्ध हुई है। राजस्थान में बेहतर किस्मों के विकास, पुराने बागों के कायाकल्प, कीट और पोषक तत्व प्रबंधन, कटाई उपरांत प्रबंधन, संरक्षित खेती, बागवानी के कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं जिन पर इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शोध कार्य कर रहे हैं। परंतु ऐसे शोध कार्य किसानों तक पहुंचे जरूरी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी को उसके उत्तम प्रसार कार्य के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार इस विद्यालय के 3 अन्य कृषि विज्ञान केंद्र उनके उत्कृष्ट प्रसार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र में कार्य को अंजाम देते हुए इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं ये मानता हूं कि खेती में फसलों के उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास कृषि और उद्योगों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने के साथ ही वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए कृषि उत्पादों में गुणवत्ता एवं मूल्य संवर्धन पर भी विश्वविद्यालयों को आगे आकर पहल करने की जरूरत है। मृदा स्वास्थ्य उत्तम कृषि उत्पादन का मुख्य कारक है। इसके लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। यह खेती स्वास्थ्य तथा जलवायु के लिए ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत प्रभावकारी है। यह जानकर प्रसन्नता है कि कृषि विश्वविद्यालय कोटा इसी दिशा में शोध कार्य कर रहा है तथा इस हेतु ही विश्वविद्यालय में पाराशर कृषि शोध पीठ की स्थापना की गई है। इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति एवं संपूर्ण कार्यदल को बधाई देता हूं। वैश्वीकरण की चुनौतियों के इस दौर में यह आवश्यक है कि हमारे किसान कृषि उत्पादक संघ बनाकर सहकारिता के सिद्धांत के साथ काम करें। विश्वविद्यालयों से इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में किसानों के लिए बीज उत्पादन, बीज खरीदने से लेकर विपणन में भी वे तकनीकी सहायता करें। मुझे जानकर सुखद लग रहा है कि इस विश्वविद्यालय ने उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन में अपनी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है तथा राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय अग्रणी बना हुआ है। प्रदेश की कृषि का बड़ा हिस्सा वर्षा आधारित है। कृषि में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं कि पानी की प्रत्येक बूंद का संरक्षण व उसका सदुपयोग
हमारे विश्वविद्यालयों के अनुसंधान के मुख्य विषय होने चाहिए। अनुपम मिश्र की एक किताब है, आज भी खड़े हैं तारा। मैंने इसे पढ़ा। देश में जल संरक्षण परंपराओं के साथ राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के लिए गांव में किए जा रहे कार्यों पर इसमें बहुत रोचक ढंग से लिखा गया है। जल संरक्षण के साथ साथ नवीन सिंचाई विधियों के माध्यम से संरक्षित जल का कृषि उत्पादन में सदुपयोग कैसे हो, इस पर विश्वविद्यालयों को शोध और अनुसंधान करना चाहिए। इसमें हमारी जल संरक्षण की प्राचीन परंपराओं के अध्ययन को भी जोड़ा जाना चाहिए। कुलपति महोदय द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से यह ज्ञात हुआ कि इसी विश्वविद्यालय के संगठन कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ को जल और वर्षा जल संचयन के नवाचारों के उत्कृष्ट कार्यों हेतु जोनल स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। यह दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए भी अनुकरणीय है। कृषि का यह दौर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास पर आधारित है। भारतीय कृषि अब पुराने तौर तरीकों से बहुत आगे निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक्स तक पहुंच चुकी है। मैं मानता हूं कि ऐसे दौर में कृषि के आधुनिकीकरण व इसे आकर्षक व्यवसाय बनाकर ही ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन रोक सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए भी कृषि विद्यालय सुनियोजित योजना के तहत कार्य करे। खेती में यंत्रीकरण समय की आवश्यकता है, मांग है, परंतु अभी भी लघु सीमांत व अभावग्रस्त कृषकों के लिए यंत्रों का क्रय मुश्किल कार्य है। इस दिशा में आपके विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करना और उचित किराए पर ऐसे यंत्र उपलब्ध कराने की पहल का मैं स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र में जरूरी यह भी है कि कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना भी की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक सुदृढ़ता हो सके। प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी द्वारा प्रेरित किसान उत्पादक संगठन KUREL को राजस्थान का उत्कृष्ट FPO से सम्मानित किया जाना इसका बड़ा उदाहरण है। मेरी इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। विश्व आज जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के त्वरित उत्सर्जन, वैश्विक तापमान में वृद्धि हमारे कृषि उत्पादन के लक्ष्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। इसके चलते आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न लग सकता है। कृषि विश्वविद्यालय को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझते हुए इस दिशा में आवश्यक अनुसंधान कार्य करने की होंगे ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके। आज भारत कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर तो है, परंतु क्या हम आने वाले कल की चुनौतियों के प्रति सजग हैं? मुझे लगता है कि अब हमें खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन क्षरण, जैव सुरक्षा, प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार व्यवस्था, कृषि आय में त्वरित सुधार तथा प्रसंस्कृत भोजन की मांग में वृद्धि जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि कृषि विश्वविद्यालय कोटा इस दिशा में पहल करते हुए आगे बढ़ेगा, कार्य करेगा, जो स्तुत्य होगा। कृषि क्षेत्र के स्नातकोत्तर युवाओं के लिए अवसरों की देश में कोई कमी नहीं है। मैं यह मानता हूं कि पेशेवर रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से संवेदनशील होकर युवा भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं, आवश्यकता को अवसरों में बदल सकते हैं। इससे युवाओं को स्वयं को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि देश में कृषि क्षेत्र और किसानों की स्थिति सुधारने में भी वे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। मेरा अनुरोध है कि कृषि शिक्षा से जुड़े युवा कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने में सहयोग करें ताकि भविष्य में कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का सम्मान बढ़ सके। कोविड-19 की महामारी के समय जिस तरह से ग्रामीणों को शहरों से अपने गांव की तरफ
दौड़ना पड़ा, वह हम सभी के लिए सोचनीय है। मैं विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि हम ऐसे प्रयास करें जिससे ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिले, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को गांव में ही व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। अपने क्षेत्रों की संभावनाओं की पहचान करते हुए लोकल को वोकल बनाने की दिशा में उठने वाले कदमों से ही देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। मैं मानता हूं कि शैक्षणिक श्रेष्ठता अद्यतन शोध द्वारा ही राज्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए जरूरी है कि कृषि विश्वविद्यालय शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही नहीं है, बल्कि इसके विकास से ही राष्ट्र को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में हम सक्रिय और सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का सभी स्तरों पर विकास हम सबकी प्राथमिकता बने। विश्वविद्यालय इस दिशा में काम करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक बार पुनः आज इस दीक्षांत समारोह में पदक व उपाधि प्राप्तकर्ताओं को बधाई देते हुए मैं उनके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करें। मैं विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। मैं कुल सचिव श्रीमती ममता तिवारी से अनुरोध करती हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति एवं आशीर्वचन द्वारा विश्वविद्यालय परिवार को आशीर्वाद प्रदान करने हेतु माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महोदय का हार्दिक आभार। माननीय समस्त विश्वविद्यालय परिवार आपके द्वारा दिखाए गए पथ का निरंतर अनुसरण करेगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित राजभवन के आदरणीय अधिकारीगण एवं समस्त राजभवन की टीम का भी हार्दिक आभार। पद्म भूषण डॉक्टर R.S. परोदा, पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद का दीक्षांत उद्बोधन के लिए हार्दिक आभार। माननीय कुलपति प्रोफेसर D.C. जोशी का विश्वविद्यालय को निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर करने हेतु हार्दिक आभार। विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के समस्त गणमान्य सदस्य, राजस्थान राज्य के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति, विश्वविद्यालय के समस्त वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारीगण तथा आज डिग्री एवं मेडल प्राप्त करने वाले समस्त छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, आज इस कार्यक्रम में ऑनलाइन रूप से हमारे सहभागी समस्त अतिथियों,
तथा प्रेस एवं मीडिया की समस्त टीम का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। अंत में पुनः महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय का समस्त विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक आभार। जय हिंद। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वे कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने का श्रम करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।